एवरीवन, दिस इज प्रतिभा शर्मा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो कल हमने अपनी क्लास में किया था डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको पहले ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिमांड का मीनिंग क्या होता है वो तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब एक पर्सन की डिज़ायर होती है और डिज़ायर के साथ साथ उसके पास एबिलिटी भी है उस चीज़ को बाय करने की, प्लस उसकी विलिंगनेस भी है, तब हम कहेंगे कि वो डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है। तो एक और बात मैंने बताई थी कि जब जब प्राइसेस हैं वो किसी कमोडिटी के बढ़ते हैं तब उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, वो डाउन जाती है। और जब जब प्राइसेस हैं वो डाउन जाते हैं तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। एंड इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है किसके बीच, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बाकी फैक्टर्स हैं उन्हें कांस्टेंट मानकर चलते हैं। अब पूछोगे ये अदर फैक्टर्स कौन से, अदर फैक्टर्स जो हमने कल डिटर्मिनेंट्स में पढ़े थे ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन वेदर, क्लाइमेट, ये सभी फैक्टर्स को ना हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट मानकर चलेंगे। हम सिर्फ ये मानेंगे कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती है। सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में ही इनवर्स रिलेशन समझा जाएगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं इस लॉ के अकॉर्डिंगली उसे कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ठीक है जी। और इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस मान्यताएं जो हमें माननी पड़ती है। यही मैंने बोला था ना कि हम क्या मान के चलते हैं कि बाकी फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट होते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होते। तो यही इसकी अजम्पशंस हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कांस्टेंट रहेंगे, कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी सेम रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम रहेगा। मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि प्राइस के अलावा, कमोडिटी की प्राइस के अलावा जितने अदर फैक्टर्स हैं वो सब के सब कांस्टेंट रहेंगे। किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में। तो जैसे मैंने आपको कल बताया ही था कि जब बात आएगी शेड्यूल की तब क्या होगा, टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं, है ना। और जब वर्ड कर्व तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल देख लेते हैं। कहते हैं जब जब प्राइस था वो 5 रुपीज़ था एक कमोडिटी का, सपोज करो वो कमोडिटी एप्पल है, ठीक है। तो जब कहते हैं एप्पल का प्राइस 5 रुपीज़ था तब उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 1। जैसे प्राइस 5 से 4 हुआ उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ऐसे डाउन होते होते जब जब प्राइस है वो 1 रुपीज़ हो गया तब उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। एक जब बढ़ता है तो दूसरा घटता है, जब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है। इसी चीज़ को हमने जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तब हम कहेंगे डिमांड कर्व। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे कि जब 5 रुपीज़ डिमांड थी, 5 रुपीज़ प्राइस था सॉरी, तब उसकी डिमांड कितनी है, 1 रुपये। ऐसे डाउन होते होते वो 5 तक आ गई। मतलब वही जो चीज़ हमने समझी है टेबल फॉर्म में, बस जस्ट उसको जब हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तब हम उसको डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होगी, जब प्राइस फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट है कि जो ये लॉ ऑफ डिमांड है ना ये क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है। क्वालिटेटिव मतलब इस लॉ ऑफ डिमांड में ये तो इंडिकेट करते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटी या बढ़ी, लेकिन कितनी डिमांड बढ़ी या घटी वो नहीं बताता, सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है कि डिमांड जो है वो चेंज हुई है, लेकिन कितनी चेंज हुई है, हाउ मच, वो इसमें नहीं बताया जाता। वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे ना इलास्टिसिटी, उसमें पता चलता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है कि डिमांड चेंज हुई है,
ठीक है, तो इसीलिए इसे क्वालिटेटिव कहते हैं, ये क्वांटिटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। वही बात होगी, जैसे कहा कि अगर प्राइस जो है 10% बढ़े तो डिमांड कितने प्रोपोर्शन से बढ़ी या घटी, वो चीज़ नहीं इसमें पता चलती। सिर्फ इतना बता देते हैं कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ी या घटी, लेकिन कितनी, वो चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं करी जाती। ये चीज़ हम आगे जाके इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वन साइडेड। कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, ये वन साइडेड है। वन साइडेड क्यों? क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्राइस का इफेक्ट बताया जाता है, वो प्राइस का इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है, क्वांटिटी डिमांड का नहीं। हम कब से यही पढ़ रहे हैं ना कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये तो बता दिया। लेकिन क्या हमने ये पढ़ा कि डिमांड बढ़ी तो कितना प्राइस घटा, या डिमांड के कम होने से कितना प्राइस बढ़ा? नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्राइस के बारे में बताया जा रहा है। डेट्स वाई ये वन साइडेड है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है कि प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड कितनी बड़ी घटी, ये नहीं बताया जाता कि डिमांड के बढ़ने घटने से प्राइस कितना बड़ा घटा। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड को वन साइडेड बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं वाई डिमांड कर्व स्लोप से डाउनवर्ड। कहते हैं डिमांड कर्व जो है उसमें स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का क्या रीज़न है, ठीक है, इसमें इन्वर्स रिलेशन क्यों होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग द मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है वो ये कहता है कि जैसे जैसे एक पर्सन चीज़ को बार बार कंज्यूम करता रहता है ना, फिर एक टाइम पे आके उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना वो डिमिनिशिंग होने लग जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं जब पर्सन बहुत हंग्री था, ठीक है, फर्स्ट चपाती उसने खाई, उसे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, फिर ऐसे वो सेकंड खाई, थर्ड खाई, फिर क्या हुआ, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो डिमिनिश होने लगा, ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल डिमिनिश होने लगा, ठीक है। उसी तरीके से कहते हैं जब कोई कंज्यूमर कोई गुड्स खरीदता रहता है तो एक टाइम पे आके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो डिमिनिश होने लग जाता है। अब मुझे बताओ, जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डिमिनिश होने लग पड़ा तो आप उस चीज़ को परचेज करना पसंद करोगे? नहीं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स आपने बाई करते रहे आप कंज्यूम करते रहते थे, अब क्या हुआ, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती थी चॉकलेट से, वो डिमिनिश हो गई, ठीक है। तो क्या आप खरीदोगे उसके नॉर्मल प्राइस पे, उसको खरीदोगे? आप कहोगे नहीं, छोड़ो। लेकिन हाँ, अगर इसका प्राइस कम हो जाए, 100 से 50 हो जाए, तब हो सकता है कि आप एक चॉकलेट खरीद ही लो, ठीक है। तो कहते हैं इस तरह इन्वर्स रिलेशन बन जाता है कि प्राइस के कम होने से फिर कहीं ना कहीं कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ये बताता है हमें इस लॉ में। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से कैसे इन्वर्स रिलेशन का पता चलता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कल भी मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन से होते हैं जो एक के बदले में हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, जेल पेन एंड बॉल पेन, ठीक है, पेप्सी एंड कोक, ये सब क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अब अगर टी का प्राइस बढ़ जाए, इसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसकी डिमांड घट जाएगी। डिमांड घटने का कारण क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो अवेलेबल है। अगर इसका प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस है कि इसकी डिमांड घटेगी ही, इन्वर्स रिलेशन बनेगा ही। क्यों? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लोग फिर उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसकी डिमांड करने लग जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई इन्वर्स रिलेशन बनता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड का रीजन कैसे हुआ? इनकम इफेक्ट कहते हैं जब पर्सन की रियल इनकम बढ़ती है घटती है ना, उससे देखो कैसे। मानो एक पर्सन की इनकम है 100 रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए रियल इनकम होती है कंज्यूमर की परचेसिंग पावर, ठीक है। तो चलिए, एक उसकी इनकम थी 100 रुपीज़। जब उसकी इनकम 100 रुपीज़ थी और चॉकलेट का प्राइस 10 था, ठीक है, तब वो मान लो 10 चॉकलेट्स खरीद पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसका प्राइस हो गया कम। जब इसका प्राइस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली इसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई। कैसे? अब अब वो डबल चॉकलेट्स खरीद सकता है, ठीक है। मतलब इनकम, जब उसकी रियल इनकम जब बढ़ती है, ठीक है, ठीक है, प्राइस के कम होने से किसी पर्सन का जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है ना, तब अब बंदा वही चॉकलेट जो 10 खरीदा था वो ज़्यादा खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। प्राइस के कम होने से जब उसकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, अब वो उसी पैसे में ज़्यादा चॉकलेट्स खरीद पाता है, तो मतलब वो उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा। सो आगे ना बात वही कि प्राइस कम हुआ
तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, जैसे मान लो मैं जेल पेन पहले 10 रुपये का था, ठीक है, अब उसकी प्राइस हो गई 5। जब वो 10 रुपये का था मैं एक पेन खरीद पाती थी, अब उसकी प्राइस 5 उसकी हो गई है, मतलब मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई। कहाँ मैं 10 रुपये का एक पेन खरीदती थी, कहाँ मैं 10 रुपये के 2 पेन खरीद सकती हूँ। तो मैंने एक की जगह में 2 पेन्स की डिमांड कर दी, मतलब प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड जो मेरी थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से इनकम इफेक्ट भी रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट है एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स कैसे, मान लो एक एलईडी है, ठीक है, एलईडी का प्राइस पहले था मान लो 80,000 था, किसी एक पर्टिकुलर कोई अच्छी सी एलईडी थी, उसका प्राइस 80,000 था, तब उसे कुछ लोग ही खरीद रहे थे। अब जैसे इसका प्राइस मान लो 40,000 हो गया, उन्होंने हाफ रेट कर दिया, अब और न्यू कस्टमर्स ऐड होंगे। जब न्यू कस्टमर्स ऐड हो रही है तो मतलब डिमांड बढ़ रही है। क्या समझ में आया कि प्राइस के कम होने से डिमांड अब बढ़ गई क्योंकि कस्टमर्स और ऐड हो गए। तो इस तरह से एडिशनल कस्टमर्स भी रीजन है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट है डिफरेंट यूसेस। डिफरेंट यूसेस कैसे, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मिल्क ही है ना। मिल्क के डिफरेंट यूसेस है। मिल्क से आप टी बनाते हो, मिल्क से हम कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है, कर्ड बनाते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक है, और भी इसके और बहुत सारे यूसेस हैं। तो मुझे बताइए, जब मिल्क का प्राइस मान लो था 1 लीटर मिल्क का प्राइस 50 रुपीज़ था, तो मैं उसको सिर्फ एक तो मिल्क को पीने के लिए यूज़ कर रही थी या मिल्क से टी बना रही थी बस। जैसे इसका प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, 40 रुपीज़ हो गया, मैंने अपनी डिमांड बढ़ा दी मिल्क की। क्यों, मैंने सोचा जब मिल्क सस्ता हो गया है तो क्यों ना मैं इससे अब कर्ड भी बनाने लग जाऊँ, अब मैंने घर पे आइसक्रीम भी जमा लूँ, है ना। तो मतलब जैसे इसका प्राइस कम हुआ, मैंने क्या करा, मिल्क की डिमांड बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि अब मैं उस मिल्क से कहाँ सिर्फ मिल्क का एक गिलास पीती थी या सिर्फ चाय पीती थी, अब मैं उसका और डिफरेंट यूज़ भी इसके कर सकती हूँ, और डिफरेंट चीज़ों का भी फ़ायदा ले सकती हूँ। मैं कर्ड बना सकती हूँ, आइसक्रीम बना सकती हूँ, है ना। और यही इसके ऑपोजिट, अगर मान लो मिल्क का प्राइस 50 से 60 हो जाता तो शायद मैं टी भी ना बनाती, तो शायद मैं अब सिर्फ अपना 1 गिलास दूध पीने के लिए सिर्फ उतना की मिल्क लेती, शायद मैं मिल्क की डिमांड अब 1 लीटर से हाफ लीटर कर देती। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट यूसेस भी हमारे रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के। अब पढ़ते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। हमने अब तक क्या पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जी प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी। लेकिन कहते कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है, वो केसेस अब देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन बनता ही नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कुछ इंफीरियर गुड्स के काइंड होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो बहुत सस्ते से नहीं होते हैं, ठीक है। गिवन गुड्स कौन से होते हैं, जो बहुत ही सस्ते से गुड्स होते हैं, मान लो, है ना। तो अब कहते हैं अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ गई है, मान लो इनकम बढ़ गई है, तो गिवन गुड जो है कोई सस्ता सा गुड है, मान लो जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी एक नॉर्मल जैकेट और एक ब्रांडेड जैकेट की, है ना। अगर किसी की इनकम बढ़ गई है तो जो नॉर्मल सी जैकेट थी, चाहे उसका प्राइस 800 से 500 भी हो गया तो भी मैं क्यों खरीदूं, उसके प्राइस घटने से भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ी रही। क्यों, क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर ज़्यादा है, मैं तो महंगी वाली जैकेट ही खरीदूंगी, मैं तो 1500 वाली या फिर 2000 वाली ही मानो खरीदूंगी। ठीक है, तो गिवन गुड्स के केस में चाहे उनका प्राइस कम भी हो जाए फिर भी डिमांड बढ़ती नहीं है, क्योंकि गिवन गुड्स किसको लेने पसंद है, अगर हमारी परचेसिंग पावर ज़्यादा है तो हम क्यों खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स होते हैं स्टेटस लेवल वाले गुड्स, लग्जरी गुड्स, जिसमें अपना सोशल स्टेटस बनाना होता है हमको। अब जो अमीर लोग होते हैं ये गोल्ड, डायमंड, लग्जरी कार्स, ठीक है, डिज़ाइनर क्लोथ्स, ये सब पहनते हैं। ये लोग अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में ना जब प्राइसेस महंगे होते हैं ना तब खरीदते हैं। ठीक है, इन्होंने तब नहीं खरीदना जब उसके प्राइस सस्ते हो गए, मतलब प्राइस के कम होने से डिमांड नहीं बढ़ती। जब अपना स्टेटस बनाने के चक्कर में जब प्राइस ज़्यादा होता है ना, शो ऑफ करने के लिए, हाँ हमारा तो स्टेटस है जी, तो अब ये डिमांड ज़्यादा करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, वो तो कहता था कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है।
यहाँ पर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी। क्यों? अपना स्टेटस है भाई, हमारा तो स्टेटस है, हम सस्ती चीज़ें नहीं खरीदते। ठीक है जी, ये अमीरों के शौक। नेक्स्ट है एंटिसिपेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस। जब लोगों को लगता है कि प्राइस फर्दर आगे फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, तो अभी चाहे प्राइस उसका ज़्यादा भी क्यों ना हो, लोग अभी डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके बहुत और बढ़ सकता है प्राइस। जैसे मान लो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है, इस वक्त उसका प्राइस नो डाउट ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी लोग डिमांड कर रहे हैं। प्राइस ज़्यादा है फिर भी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसलिए वो कहते हैं हम आज ही खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेंटेलिटी ऐसी हो कि आगे जाकर प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, तो आज चाहे ज़्यादा भी हो फिर भी लोग उस ज़्यादा प्राइस पे ही डिमांड करेंगे, ये सोच के कि फ्यूचर में फर्दर और राइस हो सकते हैं प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस इल्यूजन। अब कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है ना कि अगर ये सस्ता है ना तो मतलब चीज़ें घटिया है जी, हमने तो खरीदनी नहीं है। कुछ लोगों की होती है मेंटालिटी, बहुत सारे लोगों की होती है कि अगर सस्ती चीज़ है तो मतलब वो अच्छी नहीं है। कहते देयर इज अ बिलीफ अमंग द पीपल दैट द हायर द प्राइस द बेटर ऑफ द प्रोडक्ट। लोग सोचते हैं कि अगर इसके प्राइस ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो बढ़िया है। तो ऐसी मेंटालिटी वाले लोग अगर प्राइस ज़्यादा है तो ही डिमांड ज़्यादा करते हैं। फिर अब लॉ ऑफ डिमांड गलत प्रूफ हो गया ना, वो तो कहता था कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, वो सोचते हैं नहीं प्राइस हाई है हम तो तभी डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा है तभी मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन फैशन। चेंज इन फैशन, इफ कहते देयर इज चेंज इन फैशन, मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई ड्रेस ही मान लो, ठीक है, अगर वो आउट ऑफ फैशन होगी, चाहे उसका प्राइस फॉल भी क्यों ना हो जाए, आप खरीदोगे ना जी? हम क्यों खरीदे, तो फैशन ही नहीं आजकल इसका, हम क्यों खरीदे। और अगर वही ड्रेस का प्राइस चाहे ज़्यादा भी क्यों ना हो, वो खरीदनी है। क्यों? फैशन है भाई, हम तो फैशन के शौकीन हैं, हमने तो खरीदनी है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड होगा गलत प्रूफ। लॉ ऑफ डिमांड कहता था प्राइस घटेगा जी तभी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे प्राइस घटने से डिमांड बढ़ी नहीं, उल्टा कम होगी। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन था, हम क्यों खरीदें, हमने पागल थोड़ी ना लगना है, लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, ये कारण है। फैशन भी कारण है कि लोग प्राइस ज़्यादा होने पे ही डिमांड करते हैं। ठीक है, ये सोच कर कि ये आउट ऑफ फैशन है इसलिए प्राइस कम हुआ है, मैंने नहीं खरीदना। ठीक है जी, लोगों के सामने शो ऑफ कैसे करना है फिर, है ना। नेक्स्ट है फेयर ऑफ शॉर्टेज। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कोविड के टाइम पर आई थी, हमें डर होता है शॉर्टेज का। कई बार आपको पता है ना, जब शॉर्टेज होती है तो लोग प्राइस के जो प्राइस होते हैं ना कमोडिटी के, वो बढ़ा देते हैं, लेकिन हम फिर भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, ये सोचकर कि भले ही आज चाहे उसका प्राइस ज़्यादा है, कहीं आगे जाके अगर शॉर्टेज होगा तो चीज़ इतने में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लोग शॉर्टेज के डर से खरीदने लग जाते हैं, महंगी चीज़ें खरीदनी शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, जैसे वॉर के टाइम पे एमरजेंसीज लगती हैं, जहाँ पे जैसे कोविड आया था, तो ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशंस में मोस्टली ये चीज़ होती है कि हम शॉर्टेज के डर से महंगी चीज़ भी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की एग्जांपल समझाती हूँ। ये ना भाई साहब हैं, ये गए जी अपने लिए शूज़ लेने, इसे ना इसका एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखो नॉर्मली अगर हमने अपने मोबाइल फ़ोन लेना हो, कुछ भी लेना हो, हम पहले गूगल करके देखते हैं, 2-4 जनों से पूछते हैं ना भाई क्या प्राइस चल रहा है, क्या-क्या फीचर्स है, क्या ये सब, है ना। लेकिन ये भाई साहब जी, अरे दुकानदार जो दिखाएगा अच्छा ही दिखाएगा, क्या इतना रिसर्च करने का, क्या ही लोगों को पूछने का, ये ऐसा वाला बंदा था। इग्नोरेंस, ध्यान ही नहीं दिया हमने। अब ऐसे लोगों को ही ना फिर दुकानदार लूटते हैं तो हुआ क्या जी, ये चला गया शूज़ लेने, अब इसको इसका एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं कि कैसा है। ठीक है जी, दुकानदार ने देखा ये तो बंदा तो कुछ एवं ही लगता है, इसको इतनी नॉलेज तो है नहीं है, उसने ना उसको एक्चुअल प्राइस मान लो 1500 था, उसने बोला जी इसका प्राइस 2500 है। इसने बोला नहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2200 का दे दे। वो कहता हाँ ठीक है। उसने दुकानदार ने इसको ये शू ना 2200 का दे दिया, 2200 का। वो खुश होकर घर जा रहा है, मैंने 2500 का शू 2200 में लिया। अबे पागल, वो 1500 का था, इसको पता ही नहीं वो 1500 का शूज़ था। इग्नोरेंस की वजह से महंगे प्राइस की भी वो डिमांड करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में पता ही नहीं है प्राइस क्या है, कोई नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे केस में भी लोग हाई प्राइस पे डिमांड कर बैठते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत करना, अच्छे से रिसर्च करना फिर ये चीज़ें लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड गुड्स। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। ये तो हमने अभी टॉपिक करा ही है पहले, अभी फिर से देख लो। कहते हैं अगर किसी पर्टिकुलर ड्रेस का फैशन है जैसे, तो हम डिमांड करते हैं चाहे उसका प्राइस भी राइस हो।
अब मान लो शादी पे जाना है, ठीक है। अब एक ड्रेस आपको मिल रही है सस्ती, ठीक है, सस्ती कम प्राइस वाली, एक मिल रही महंगे प्राइस वाली। आपने इसको कहा ये नहीं खरीदनी, क्यों भाई, ये आउट ऑफ फैशन है, शादी में मैं तो अजीब सी लगूंगी, पुराने ज़माने की ड्रेस पहन के आई हूँ भी, ये वाली ड्रेस खरीदनी है, भले ये महंगी है। क्यों, आजकल के फैशन की है जी, स्टोरी भी तो डालनी है, अच्छी लगनी चाहिए ना मैं, है ना। तो फैशन रिलेटेड गुड्स का ये कारण होता है कि लोग आउट ऑफ फैशन वाली चीज़ें चाहे सस्ती भी है उसको नहीं खरीदनी है, हमने उसकी डिमांड नहीं करनी है। हाँ ये भले महंगी है, फैशन आजकल इसका है, तो हमने ये गुड खरीदनी है, हमने ये ड्रेस खरीदनी है। तो डेट्स वाई फैशन की वजह से भी लोग हाई प्राइस की चाहे हो उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब जो हमारी ज़रूरत है, जैसे राइस, वीट, सॉल्ट, मेडिसिन। अब मेडिसिन है, अब मुझे बताओ अगर वो महंगी होगी, आप बीमार हो, आप क्या कहोगे, मैंने नहीं दवाई खानी, भी मैं चाहे बीमार हूँ महंगी होगी मैंने खानी नहीं दवाई, ऐसा करोगे आप? नहीं ना, भले वो महंगी होगी आपको डिमांड करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जी अगर प्राइस बढ़ गया तो हमने डिमांड ही नहीं करनी, डिमांड कम। लेकिन अब पूछने वाला हो, अगर बंदा बीमार है, दवाई महंगी भी होगी हो, उसने मरना थोड़ी ना है, दवाई तो वो लेगा ना। तो ये कारण है, कहते कुछ जो हमारी ज़रूरत होती है, जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो तो हमने डिमांड करनी ही है ना, चाहे उसके प्राइस बढ़ भी क्यों ना जाए, ठीक है। अब वीट है ना, उसकी डिमांड आपने करनी ही है, ठीक है। अब सॉल्ट है, अगर नमक का प्राइस बढ़ भी गया, अब खरीदोगे ना, अब ये तो नहीं कहोगे नहीं मैंने आज से सब्जी में नमक डालना मना कर दिया बस कैंसिल, ऐसा तो नहीं करोगे। तो जो चीज़ें नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, जो ज़रूरत है, वो आपको लेनी ही पड़ती हैं चाहे प्राइस बढ़ भी जाए। अच्छा, अब अगर प्राइस घट गया मान लो मेडिसिन का, तो क्या आप 2 गोली मेडिसिन की जगह 5 उठा के ले आओगे? बुखार हट गया फिर भी मेडिसिन ले आओगे, ले आओ सस्ती होगी मैं ज़्यादा दवाई खा लेता हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं एप्लीकेबल होती कि प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घट गई, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गई। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है, कि प्राइस बढ़ भी जाए, आपको जितनी नेसेसिटी है उतनी तो आप लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये सब देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड होता है जिसमें इन्वर्स रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है जी। देखा कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स क्यों होती हैं, स्लोप, या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के क्या रीजंस हैं, हमने वो देखे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, डिफरेंट यूसेस की वजह से, एडिशनल कस्टमर्स की वजह से, इन सब की वजह से क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड कब हमारी स्लोप डाउनवर्ड है। फिर हमने देखा कि ऐसे कौन से कारण हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को गलत प्रूव कर देते हैं, कुछ एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और कल की वीडियो में हम लोग करेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो कल वो टॉपिक करने के बाद हमारा जो डिमांड का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, ओके, फिर ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।